Good morning, students. The story of Belgium and श्रीलंका। आज हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पावर ऑफ शेयरिंग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बेल्जियम को। ये देखिए, ये है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। क्षेत्रफल में यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। आइए देखते हैं इस देश की आबादी में कौन कौन से लोग निवास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो पीला भाग आप देख रहे हैं, इस पीले भाग में फ्लेमिश लोग रहते हैं और ये डच भाषी हैं। दूसरा, ये आप लाल भाग देख रहे हैं, इस लाल भाग में वैलोन लोग रहते हैं। इसमें फ्रेंच भाषी लोग निवास करते हैं। और ये तीसरा जो ये भाग देख रहे हैं आपका, ये यहाँ पर जर्मन भाषी लोग रहते हैं और ये ब्रुसेल्स इस देश की राजधानी है। तो इस तरह से यहाँ पर बेल्जियम में 3 तरह के लोग, 3 विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और इनकी संस्कृति भी भिन्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग बेल्जियम की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब किसी देश में बहुत सारे सांस्कृतिक विभिन्नता, बहुभाषी लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मध्य कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये समस्याएं किस तरह से देश को प्रभावित करती हैं और उस देश के लोग उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के उदाहरण को देखते हैं कि बेल्जियम में इससे क्या प्रॉब्लम हुई और उस समस्या को बेल्जियम के लोगों ने कैसे सुलझाया। बच्चों, बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। क्षेत्रफल में ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। देश की आबादी में 59% लोग फ्लेमिश जो कि डच भाषी हैं रहते हैं। शेष 40% लोग वैलोनिया हैं, ये फ्रेंच भाषी हैं रहते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। समझने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, लेकिन डच भाषी लोग संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद धन व समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। इसके चलते दोनों समुदायों में 1950 और 60 के दशक में तनाव बढ़ने लगा। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में संख्या बल पर डच भाषी लोग फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे, जिससे आपसी विवाद और टकराव पैदा होता। इस स्थिति को बेल्जियम के नेताओं ने अपनी समझदारी और सत्ता की साझेदारी के द्वारा आसान बनाया। सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल क्या है, आइए जानते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत बेल्जियम के लोगों ने एक केंद्रीय सरकार गठित की, जिसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों के मंत्रियों की संख्या आपस में समान रखी गई। दूसरा, केंद्र के अधिकांश शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को, जो कि स्वतंत्र थी, दे दी गई। तीसरा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक अलग से सामुदायिक सरकार, जिसे सभी लोग चुनते हैं, इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार था। इस प्रकार से बेल्जियम के इस मॉडल ने बेल्जियम के
डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी को, तीनों लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया और एक सही देश के रूप में बेल्जियम आगे बढ़ने में कामयाब रहा। इसी प्रकार हम लोग एक और देश के बारे में देखते हैं, श्रीलंका। आप जानते बच्चों, श्रीलंका हमारे भारत देश के कन्याकुमारी के ठीक नीचे स्थित है। श्रीलंका में भी स्थितियाँ आप थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से समझें कि श्रीलंका में किस तरह से लोग कहाँ पर निवास करते हैं। श्रीलंका एक दक्षिण एशियाई देश है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपका भारतवंशी तमिल लोगों का, और ये जो पीला सा आप भाग देख रहे हैं, ये पीला सा भाग, ये भाग है सिंघली बहल लोगों का, जो सिंघली है। और तीसरा जो पार्ट है, ये जो है, ये भाग है, ये आपका ये वाला भाग, ये है आपका मुसलमान लोगों का। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में 3 तरह के लोग निवास करते हैं। पहला सिंघली, जो कि अधिक संख्या में है। दूसरे हैं श्रीलंकाई तमिल, तीसरे हैं भारतवंशी तमिल, और चौथे हैं मुसलमान। तो इस प्रकार से श्रीलंका में किस तरह से इन लोगों के बीच में समस्याएं उत्पन्न हुई, आइए इसको हम लोग समझते हैं। बच्चों, श्रीलंका एक दक्षिण एशियाई देश है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय ने बहुसंख्यकवाद अपनाया। इस वाद के अनुसार जिन लोगों की संख्या अधिक होती है वो लोग अपनी संख्या के बल पर सत्ता पर, शासन पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप वो अन्य लोगों के हकों को मारने का काम करते हैं। तो इस थ्योरी के अंतर्गत 1956 में बनाए गए कानून के तहत श्रीलंका में तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। दूसरा, संविधान में केवल बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया। तीसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में केवल सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। तो इन सब चीज़ों को करने से श्रीलंका में क्या परिणाम हुए? इस चीज़ों को करने से श्रीलंका में सिंघली बहुल सरकार के इन कदमों से सिंघली और तमिल और अन्य समुदायों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। फलस्वरूप श्रीलंका गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया, बल्कि मैं तो कहूँगा गृह युद्ध वहाँ पर भड़क गया। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रृंखला में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक संगठन बने। श्रीलंका में LTTE जैसे कुख्यात संगठन भी बने। तो बच्चों, आपने देखा कि सत्ता की साझेदारी सही तरीके से न होने से श्रीलंकाई समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि आप जब किसी देश में एक से अधिक मतों को, विभिन्न संस्कृतियों को और विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी सही तरीके से करने से बेल्जियम एक संपन्न राष्ट्र बन सका, और श्रीलंका जो दक्षिण एशियाई देश है, वहाँ पे सत्ता की साझेदारी सही तरीके से नहीं करने पर बहुत सारी समस्याओं का सामना उस देश को करना पड़ा। तो बच्चों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले भाग में। गुड बाय।